हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। जिस सेशन में आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है। क्लास 12 का चैप्टर 3 का ये टॉपिक है जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और आपको एक बात बता दूं कि क्लास 12 बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे MCQ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इससे 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इससे 2 मार्क क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है ये। और आज हम इसको शॉर्ट में समझेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लास 10th में आपने पहली बार ये नाम सुना होगा। क्लास 10th में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपके पास में कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर आप मान लीजिए कि I करंट फ्लो हो रही है और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जितने ज्यादा किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप ग्राफ भी देखें तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, I और V के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इस तरीके से जो भी कंडक्टर्स होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो इस ग्राफ को जरूर फॉलो करेंगे। दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो बच्चों अपने पास में एक कॉन्स्टेंट आता है और इस कॉन्स्टेंट को हम R कहते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन में I होता है। इस R का ही यहाँ पर नाम रेजिस्टेंस होता है। यही होता है रेजिस्टेंस, यही होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के बारे में आपको पूछा जाए तो डेफिनेशन आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है, मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो होने देने से रोकती है। जितना ज्यादा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो करंट को उतना ही ज्यादा अपोज करता है, जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना ही करंट को वो कम अपोज करता है। जिसमें करंट अच्छे से फ्लो होती है तो मान लीजिए कि उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती तो मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने लगे तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ potential difference across the conductor upon में इलेक्ट्रिक करंट। यही होता है। यहां से हम बच्चों रेजिस्टेंस के लिए SI यूनिट और डायमेंशन इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन में I से। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो फटाफट से SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। SI यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट अपॉन में एम्पियर। शाबाश, तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर होती है और इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम्स लॉ से ये ओम आया है। तो रेजिस्टेंस की बच्चों SI यूनिट ओम होती है। अब हम इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन होते हैं वोल्ट अपॉन में एम्पियर वाली डायमेंशन। एम्पियर की डायमेंशन होती है A1 ऑब्वियसली, और वोल्ट की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज होता है। वर्क की बच्चों डायमेंशन जो आपके पास में है वो डायमेंशन है M1 L2 T-2, और यहाँ पे इसी तरीके से चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो डायमेंशन बनेगी वो होगी M1 L2 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। ये हुआ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और ये हुई रेजिस्टेंस की डायमेंशन। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी, V अपॉन में I, जहां पर V पोटेंशियल होता है और I करंट होती है। अगर आपके पास एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि does resistance depend on potential और इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके पास एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये
क्या रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल पर और करंट पर डिपेंड करता है? यस और नो में आपको आंसर करना है, तो आप क्या आंसर करेंगे? यस यस मैम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में करंट होता है, तो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हो गया और करंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इतना इजी नहीं है बच्चों, इसका आंसर होगा नो। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड ही नहीं करता पोटेंशियल और करंट पर। किस तरीके से मैम? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है V अपॉन में I, तो ये डिपेंड करना चाहिए लेकिन नहीं करता। तो मैम ये किस चीज पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बच्चों पोटेंशियल पर और करंट पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता, आओ देखते हैं। नोट है आपके पास में एक वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि जो कंडक्टर हम ले रहे हैं वो कंडक्टर की लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों आपके पास कितना है? A है। लेंथ कितनी है? L और क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास A। तो रेजिस्टेंस जो है बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कंडक्टर मतलब कि जो वायर आप ले रहे हैं वो वायर की लेंथ कितनी है। वायर अगर जितना ज्यादा लंबा है उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जितना कम वायर लंबा है उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होता है। बोलो क्लियर है? तो और इसी तरीके से इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, मतलब वायर जितना पतला होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा होगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। इसको हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ हो गया, एरिया हो गया, उस पर डिपेंड करता है। ये वोल्टेज पर और करंट पर डिपेंड करता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के लिखें तो अपने पास में बन जाएगा कि इट इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ पर भी लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं रो, और रो का यहाँ पर नाम है रेजिस्टिविटी। रो का नाम है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट में आप लिख लेंगे रेजिस्टेंस depends on the dimensions ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की डायमेंशन पर डिपेंड करता है, मतलब कि लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है देख ही पा रहे हो। अब बात करते हैं बच्चों हम रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है? ये भी बच्चों एक टर्म है। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। रेजिस्टिविटी समझते हैं पहले। रेजिस्टिविटी के लिए हम इसके SI यूनिट वगैरह तो निकाल लें। रेजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला आपके पास में बनेगा रो A अपॉन में L, सॉरी R A अपॉन में L। ये अपने पास में रेजिस्टिविटी का बच्चों एक फॉर्मूला है। यहाँ से रेजिस्टिविटी की SI यूनिट और डायमेंशन निकालने की ट्राई करते हैं। SI यूनिट ऑफ रो एंड डायमेंशन ऑफ रो। रो की ऐसा यूनिट देखते हैं बच्चों, इसकी होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? रो इंटू में, सॉरी ओम इंटू में मीटर। ये होती है बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ रो। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ रो अगर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है M1 L2 T-3 और A-2 और इसकी डायमेंशन होती है L1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी M1 L3 T-3 A-2 इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है, डज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स on the dimensions of conductor। अब आपके पास में क्वेश्चन ये है, क्या रेजिस्टिविटी कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड करती है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो करता है लेकिन क्या रेजिस्टिविटी करती है?
यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि रेजिस्टिविटी करती होगी क्योंकि एरिया के प्रोपोर्शनल दिख रही है और लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है, बट इतना इजी नहीं है। इसका भी आंसर बच्चों क्या होगा? नो। तो ये किन चीजों पर डिपेंड कर रही है फिर? आओ देखते हैं। इसके लिए हमको रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का भी बच्चों एक और फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस का एक और कौन सा फॉर्मूला है? मलिनता, ई स्क्वायर एन टॉ एवरेज और ये एरिया। यहीं से रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला निकलता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला निकलता है ई स्क्वायर एन टॉ एवरेज। इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि इन किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। जहां पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टॉ एवरेज होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, a होता है एरिया। इसी तरीके से रो का ये फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले में तुम देख पा रहे हो कि मास तो m तो कांस्टेंट होता है, एल भी बच्चों फिक्स रहता है, कंडक्टर की लेंथ है, एरिया भी फिक्स रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहता है। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ एवरेज। ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से ये रेजिस्टिविटी भी सेम, ये भी एन पर डिपेंड कर रहा है और ये भी टॉ एवरेज पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो n है बच्चों, फटाफट से बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बच्चों नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके पास कंडक्टर का नेचर कौन सा है। जैसे कि सपोज आपके पास में सिल्वर है, तो सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब कि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप कॉपर की बात करते हो तो उसके पास भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन सिल्वर से थोड़े कम होते हैं। तो ये फिक्स रहता है कि किसी कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से नेचर का आपके पास में कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करता है। अगली बात हो गई, ये तो वन नेचर ऑफ कंडक्टर पे। अगली बात हो गई टॉ एवरेज। टॉ एवरेज किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों? टॉ एवरेज होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक रिलैक्स करता है, इस तरीके से। और ये जो चीज होती है, ये जो फैक्टर होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो शॉर्टकट में अगर अपन पूरा सार निकाले तो रेजिस्टेंस बच्चों चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ये लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर पर करता है और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है केवल और केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि लेंथ एरिया पर करती नहीं है, ये नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये हुई इनकी डिपेंडेंसी। और रेजिस्टिविटी अब समझाती हूँ क्या है। रेजिस्टिविटी एक फैक्टर होता है किसी कंडक्टर का, जो कि उसके नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये फिक्स रहता है। बोलो क्लियर है? चलो, इसी तरीके से बच्चों आपको अगर अपनी स्टडी को मजबूत बनाना है तो आपको पता होगा कि उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस पर बिग समर सेल आ चुका है, जिसमें शानदार बचत में आप दमदार तैयारी कर सकते हैं। ये जो ऑफर है बच्चों 90% तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन साथ में क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के 13 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट में मिल रहा है अगर आप UC13 कोड अप्लाई करते हैं। तो ये जो सेल है बच्चों 14 से लेकर के 20 जून तक ही है, मतलब कि लिमिटेड टाइम के लिए ही है। आप ये ऑफर जरूर ग्रैब करना। इसके अलावा बच्चों आपको बताती हूँ कि इसमें आपको किस तरीके का कैसा डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले बात करें तो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के जो एकेडमिक सेशन है 2024 और 2025, हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, CBSE, RBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड के ये स्टूडेंट हैं उनको ये डिस्काउंट का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, जिसमें 90% के साथ साथ एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिल रहा है। ये कूपन कोड अप्लाई करने पर ही मिलेगा। अगर आप क्लास 6 to 8th में पढ़ रहे हैं तो 2000 का आपको कोर्स मिलेगा, 9 to 10th में है तो आपका जो कोर्स है 3000 का है, या फिर आप 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको 3500 के अंदर ये कोर्स मिलेगा। इसके अलावा
भी आपको बता देते हैं कि अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन पर एकेडमिक सेशन 2024 में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। आर्ट्स और साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स आपको 2500 में मिलेगा और कॉमर्स का आपको कोर्स बच्चों भी 2500 में मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स। अगेन ये आपको कूपन कोड अप्लाई करने पर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी मिलेगा साथ साथ में। उसके अलावा कि आप उत्कर्ष को ही क्यों चूज करें, तो बच्चों उत्कर्ष में आपको टॉप नॉच ट्यूशन फैकल्टी मिलेगी जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी होगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं। ऑडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जो आप कभी भी कहीं भी सुन करके एफएम की तरह भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्मार्ट ई नोट्स मिलेंगे आपको और आपको ई बुक भी मिलेगी। क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएगा वो सारी की सारी पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ में आपको टर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी जो कि आपके बोर्ड के पैटर्न पर, अगर नॉन बोर्ड है तो आपके जो एग्जाम होंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पर होगी। ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी बच्चों मिलेंगे। क्लियर है? तो ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, इसका फायदा जरूर उठाना। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।